Hello everyone, I am Pooja Raut. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we will start our new chapter that is measure of dispersion, and in this video, we will study about what is dispersion, what is range and what is quartile deviation. इनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि डिस्पर्जन क्या है। डिस्पर्जन क्या बताता है बच्चों? अगर हम डिस्पर्जन की बात करें, डिस्पर्जन को हिंदी में कहते हैं बच्चों फैलाव। अब बच्चों डिस्पर्जन पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी हमारे जो प्रीवियस जो क्लासेस थी, प्रीवियस जो चैप्टर थे उनके बारे में समझ लेते हैं। इससे पहले हमने बच्चों देखा था कि डेटा का एवरेज कैसे निकालते हैं, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने देखा था डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसका बच्चों कैसे उनका क्लासिफिकेशन करना है, ये देखा था। ठीक है बच्चों। अब बच्चों डिस्पर्जन क्या दिखाता है? डिस्पर्जन बताता है कि जो एवरेज हमने निकाला है, जो टोटल ओवरऑल डेटा है उसका जो हमने एवरेज निकाला है, उस एवरेज से जो हमारे जो दूसरे डेटा है वो कितने ज्यादा डिफर है। ठीक है बच्चों। तो यही क्या है बच्चों? डिस्पर्जन है। यानी कि एवरेज वाली जो वैल्यू है उससे जो अदर डेटाज हैं वो कितना डिफर करते हैं, वही क्या है मैम? डिस्पर्जन है। तो अगर हम डिस्पर्जन की बात करें, डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट ऑफ विच वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहता है डिस्पर्जन क्या है मैम? वो वैल्यू है जो क्या बताती है? ये बताती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो वैल्यूज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें एवरेज से वैल्यू कितनी ज्यादा डिफर है, वही क्या हो गया? डिस्पर्जन हो गया। चलो इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि डेटा है हमारे पास, क्या है? 1 2 3 4 5 डेटा है। ठीक है, ये नंबर है वैसे तो, पर हम मान के चल रहे हैं ये हमारा डेटा है। अब बच्चों इसका एवरेज निकाल दो, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर हमें अर्थमेटिक मीन का है, कैसे निकालेंगे? इसको हम क्या करेंगे मैम? यहाँ पे ऐड कर देंगे आपस में, है ना? यही ऐसे ही तो निकलता है हमारा। इसको एक बार हटा के इसको क्या करते हैं? एक साथ ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब बच्चों इनका क्या करना है? एवरेज निकालना है। तो नंबर ऑफ जितना टोटल हमारे क्या है वैल्यू है, उसको नंबर ऑफ यहाँ पे सॉरी नंबर हमारी फ्रीक्वेंसी या नंबर से क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ वेरिएबल से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर है? 5 नंबर है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको ऐड करो, कितने आएंगे? यहाँ पे 6 6 4 10 और यहाँ पे 15 अपॉन में 5 और यहाँ पे करेंगे तो 3। ये हमारा क्या है मैम? हमारा एवरेज है। एवरेज है। हमने इसको अर्थमेटिक मीन से क्या निकाला? एवरेज निकाला है मैम। अब मैम ये जो 3 है हमारा एवरेज है, इससे जो अदर वैल्यूज है, वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास मैम डिफरेंट वैल्यूज डेटा क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब मैम 3 से अगर हम कहें 5 दूर है मैम, अगर एक मान के चले एवरेज हमारा 3 है एंड मैम हमारी जो एक वैल्यू है वो कितनी? 5 है। वही एक वैल्यू कितनी है? 1 है। वही एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, सो हम कहेंगे यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर हम 3 से 2 और 3 की बात करें, 3 तो वैसे भी 0 हो जाएगा, 2 और 4 की बात करें, सो मैम यहाँ पे डिफरेंस कम है। यहाँ पे एवरेज और जो हमारा डेटा है, डेटा की जो वैल्यू है उसका डिफरेंस कम है, बिल्कुल कम है। वहीं 1 और 5 की बात करें तो यहाँ पे क्या है मैम? यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, सो बच्चों डिस्पर्जन क्या बताता है? ये यही बताता है जो डेटा है, डेटा की जो वैल्यू है और एवरेज है उनमें कितना डिफरेंस है, उनकी वैल्यूज में कितना डिफरेंस है, यही क्या है बच्चों? डिस्पर्जन है। अब बच्चों इसको यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमने थोड़ा जनरल एग्जाम्पल लिया है। अब थोड़ा हम बच्चों अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो 3 फ्रेंड है। ठीक है बच्चों, 3 फ्रेंड है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 1 2 3। तीनों का नाम क्या है? अगर हम बात करें, एक राम है, एक रहीम है और एक है मारिया। ठीक है, एक है मारिया। तीनों आराम से खेल रहे थे, बात कर रहे थे। ठीक है, खेलते खेलते बात कर रहे थे, थोड़े समझदार बच्चे हैं। ठीक है, राम है, रहीम है और मारिया, तीनों बच्चे हैं। तीनों आराम से खेल रहे थे, बात कर रहे थे। सो तीनों एक ऐसे डिस्कशन पे पहुंचे जहां पे क्या बता रहे थे? तीनों अपने घर की जो एवरेज इनकम है इसके बारे में बता रहे थे।
ठीक है। राम ने कहा कि उसके घर में 4 मेंबर है, ठीक है। राम ने क्या बताया, राम टेल देम दैट देयर आर 4 मेंबर इन हिज फैमिली एंड द एवरेज इनकम पर मेंबर इज ₹1500। यहाँ पे बच्चों राम ने क्या कहा कि उसकी फैमिली में 4 मेंबर है और यहाँ पे चारों मेंबर्स की जो इनकम है उसका अगर एवरेज निकालें तो कितना है, 15,000 है, ठीक है। राम ने ये कहा, ठीक है मैम। रहीम ने क्या कहा, रहीम से दैट द एवरेज इनकम ऑफ द सेम इन हिज फैमिली, यानी रहीम ने भी यहाँ क्या कहा कि मेरी फैमिली की भी इनकम कितनी है, एवरेज इनकम है 15,000, ठीक है। और बच्चों मारिया ने भी एवरेज यही कहा 15,000, ठीक है। पर अगर हम बात करें रहीम की फैमिली में तो नंबर ऑफ मेंबर इज 6। राम की फैमिली में 4 मेंबर थे, रहीम की फैमिली में बच्चों 6 मेंबर थे। वहीं अगर मारिया की बात करें, मारिया सेड दैट देयर इज अ 5 मेंबर इन हर फैमिली, ठीक है। और मारिया ने कहा कि उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 1 ऑफ नॉट वर्किंग, उसमें से एक वर्किंग नहीं है, यानी सिर्फ यहाँ पे अर्न कौन कर रहा है, इनकम कौन अर्न कर रहे हैं, सिर्फ 4 पर्सन ही अर्न कर रहे हैं। शी कैलकुलेट दैट द एवरेज इनकम ऑफ हर फैमिली टू एज इज ₹1500। और इसने भी क्या कहा, मेरी फैमिली की इनकम भी कितनी है, 15,000 है। तीनों की फैमिली की इनकम कितनी है बच्चों, यहाँ पे 15,000 है। एक ही फैमिली मेंबर्स कितने हैं, मतलब राम के फैमिली मेंबर्स है 15,000, रहीम के फैमिली मेंबर्स है बच्चों 6, वहीं बच्चों मारिया की फैमिली मेंबर है 5, उसमें से 4 वर्किंग है और एक नॉट वर्किंग, ठीक है बच्चों। अब इन्होंने इनकम दे रखी है, अब इनकी फैमिली जितने इनकम अर्न कर रही है वो हम देख लेते हैं बच्चों की कौन किससे कितना यहाँ पे डिफर है। सो अगर हम बात करें राम के घर में जो 4 फैमिली मेंबर है उनकी इनकम दी हुई है, रहीम की फैमिली में जो 4 इनकम है, रहीम की जो फैमिली है बच्चों उसमें जो पर्सन्स है उनकी इनकम दी हुई है, और मारिया की जो फैमिली है उसमें बच्चों यहाँ पे इनकम दी हुई है, ठीक है मैम। अब बच्चों अगर इसके बारे में बात करें यहाँ पे देखेंगे ये फैमिली मेंबर्स है, ठीक है। राम की फैमिली में मेंबर्स में 12,000 कोई अर्न कर रहा है, कोई 14,000, कोई 16,000 और कोई 18,000। ऐसे करते करते बच्चों इन सबको ऐड किया, ठीक है मैम। ऐड किया तो 60,000 आया और इसको डिवाइड कर दिया जितने मेंबर है, मेंबर ऑफ अ फैमिली से, ठीक है, 4 से डिवाइड किया। मैम यहाँ पे कितना आया, 15,000 एवरेज आया। एवरेज हमें निकालना आता है मैम। रहीम की फैमिली में अर्न करने वालों की अगर हम बात करें एक पर्सन 7,000 अर्न कर रहा है, एक 10,000, एक 14,000, एक 17,000, एक 20,000, एक 22,000। इन सब का टोटल किया गया आया यहाँ पे 90,000, ठीक है। इसकी फैमिली, राम की फैमिली की टोटल इनकम से रहीम की फैमिली की टोटल इनकम ज्यादा है, पर यहाँ पे इस टोटल इनकम को डिवाइड कितने में करना है, 6 में करना है, ठीक है। इसके रहीम के फैमिली में 6 मेंबर है, ठीक है। कितना आया, एवरेज 15,000 आया। वही मारिया की फैमिली की बात करें मारिया की फैमिली में एक पर्सन तो अर्निंग करता ही नहीं है, 0 अर्निंग है उसकी। वही दूसरा है 7,000 यहाँ पे अर्न कर रहा है, एक करता है 8,000, एक करता है 10,000 और एक करता है 50,000। इसको भी टोटल किया गया यहाँ पे कितना आया, 75,000 आया। इन सब का टोटल किया गया 75,000 आया, और 5 से हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया किससे, 15,000 से। बच्चों यहाँ पे हमारा एवरेज कितना निकला, 15,000। तीनों ही केस में अगर हमारा एवरेज देखें तो मैम एवरेज कितना निकला, एवरेज था हमारा 15,000। अब बच्चों 15,000 हमारा एवरेज है। डिस्पर्जन में हमने क्या देखा था, डिस्पर्जन कैसे निकालना है, एवरेज वैल्यू से जो अदर डेटा है, दो दूसरी वैल्यूज है वो कितनी डिफर है, ठीक है, कितनी अलग डिफरेंस है उनमें। अगर राम की बात करें राम का भी एवरेज 15,000 निकला इनकम का। देखें राम की जो फैमिली मेंबर है उनकी इनकम 12,000 है, 14,000, 16,000 है, 18,000 है, ठीक है, यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो 15,000 एवरेज है उसी के आसपास क्या है, यहाँ पे उनकी इनकम क्या है, यहाँ पे डिफर कर रही है, पास में ही है, ज्यादा दूर यहाँ पे डेटा नहीं गया है, वैल्यू ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। वहीं रहीम की बात करें एवरेज 15,000 है, जिसमें से एक पर्सन क्या कर रहा है, 7,000 अर्न कर रहा है, एक 10,000, एक 14,000, 17, एक 20 एंड एक 22। यानी यहाँ पे अगर हम राम के फैमिली मेंबर्स के जो इनकम है उनसे कंपेयर करें रहीम की फैमिली मेंबर के साथ एवरेज जो वैल्यू आई है वो जो वैल्यू है इनकी वैल्यू से, इनकम की वैल्यू से क्या कर रही है, थोड़ा ज्यादा डिफर है।
राम की इनकम की वैल्यू, राम की फैमिली इनकम की वैल्यू यहाँ पे कम डिफरेंस दे रही थी, देख रहे थे हम। यहाँ पे बच्चों हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वही मारिया की बात करें, सो मारिया की इनकम अगर हम कहें तो उसके फादर जो है, एक पर्सन जो है वो 50,000 अर्न कर रहा है, वही एक पर्सन है बच्चों वो क्या कर रहा है, 0 अर्न कर रहा है। सो हम कहेंगे मारिया की फैमिली में क्या है मैम, मारिया की फैमिली में हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी हम कहेंगे जहां पे हमें एवरेज वैल्यू और जो अदर डेटा है उनमें कम डिफरेंस दिखे, सो वहां पे डिस्पर्जन क्या होगा, कम होगा। जैसे हमने राम के केस में देखा, उसके बाद में हमें थोड़ा डिफरेंस ज्यादा दिखा कहाँ पे, रहीम में, तो यहाँ डिस्पर्जन ज्यादा होगा। वही मैम अगर हम मारिया के केस में देखें तो मारिया के केस में जो वैल्यू थी इनकम की वो एवरेज से बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफर कर रही थी, तो यहाँ पे डिस्पर्जन क्या होगा मैम, बहुत ज्यादा होगा। सो डिस्पर्जन सिंपल सा है, जितना ज्यादा डिस्पर्जन होगा डेटा की एक्यूरेसी बच्चों उतनी खराब आएगी, ठीक है। जितना कम डिस्पर्जन होगा हमारा डेटा उतना ही क्या होगा, एक्यूरेट होगा। सो ये चीज ध्यान रखना, डिस्पर्जन क्या करता है, एवरेज से जो अदर डेटा है उसके बारे में क्या करता है कि कितने डिफर है ये डेटा आपस में, इनके बारे में बताता है। सो यहाँ पे हमने बच्चों इसको एग्जाम्पल से समझा है। आई होप सो बच्चों के आपको भी समझ में आया होगा। अब बच्चों बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है डिस्पर्जन। A measure of a dispersion can tell you about income inequalities, thereby improving the understanding of the relative standard of living enjoyed by different strata of society. डिस्पर्जन क्या करता है, डिस्पर्जन मेजर करता है बच्चों। अभी तो हमने एज अ इनकम का एग्जांपल लिया, चाहे कोई भी डेटा हो उसके बारे में क्या करता है, मेजर करता है, और ये हमें बताता है, ठीक है, इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था इनकम में डिफरेंट इनइक्वालिटीज है। जैसे कोई पर्सन है वो 15,000 अर्न कर रहा है, 50,000, वहीं कोई पर्सन है वो 0 अर्निंग कर रहा है। सो एक तरह से क्या है, ये बताता है इनकम या डेटा में कितना इनइक्वालिटी है, और देयर बाय इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉयड बाय द डिफरेंट स्टेटा ऑफ दी सोसाइटी। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई इससे हम इंप्रूव कर सकते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, किससे, कि हम ये मान के चलते हैं कि भाई जैसे ये मान के चलो यहाँ मारिया की फैमिली में एक मेंबर 50,000 अर्न कर रहा है, सो हम मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ पे मारिया का स्टैंडर्ड तो बहुत हाई होगा। वही राम की फैमिली में सब एवरेज क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। सो यहाँ पे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, जो हम मान के चलते हैं ना कि भाई अलग अलग लोगों का सोसाइटी में ज्यादा वो क्या है, अच्छे से यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, तो उसके बारे में हम अच्छे से मेजर कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, किससे, डिस्पर्जन से। आगे हम बात करेंगे बच्चों मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन की बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे हम डिस्पर्जन निकाल सकते हैं। सो बच्चों अगर हम बात करें टू क्वांटिफाई द एक्सटेंट ऑफ द वेरिएशन देयर आर सर्टेन मेजर, नेमली कौन कौन से मेजर हो गए। अगर हम बात करें, रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लॉरेंज कर्व है। 5 यहाँ पे बच्चों क्या है, हमारे पास 5 हमारे मेजरमेंट है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व बच्चों क्या है, कर्व है। ठीक है, कोई नंबर में हम मेजरमेंट नहीं करेंगे, हम कर्व से मेजरमेंट करेंगे। वही रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन क्या बताते हैं, स्प्रेड कितने हैं, वैल्यूज एक दूसरे से कितनी स्प्रेड है इसके बारे में बताती है। और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, एवरेज क्या है इसके बारे में बताता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे बच्चों जितने भी ये मेजरमेंट है वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों ही हम क्या करेंगे, दोनों ही तरीके से डिस्पर्जन को देखेंगे। इस वीडियो में हम बच्चों एब्सोल्यूट डिस्पर्जन से समझेंगे रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन क्या है। आगे आने वाले वीडियोस में हम रिलेटिव मेजरमेंट से समझेंगे कि किस तरह से रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। सो अगर हम बात करें, सो रेंज एंड अ क्वार्टाइल डेविएशन मेजर द डिस्पर्जन बाय कैलकुलेटिंग द स्प्रेड विदिन विच द वैल्यू लाइन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में हमें एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें हम क्या निकालते हैं बच्चों, डिस्पर्जन कितना है वैल्यूज में। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज या डेटा आपस में कितना ज्यादा स्प्रेड हो रखा है ये हम देखते हैं रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन में। वही बच्चों मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं वैल्यू डिफर फ्रॉम द एवरेज। हम देखते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम देखते हैं जो हमने एवरेज वैल्यू निकाली है उससे जो दूसरी वैल्यूज है, जो डेटा है वो कितना ज्यादा डिफर है।
ठीक है, इसमें सिर्फ हम स्प्रेड देखते हैं कि एक दूसरे से डेटा कितना स्प्रेड हो रखा है, कितना डिफर है। वहीं बच्चों इसमें हम पहले एवरेज निकालते हैं और देखते हैं एवरेज वैल्यू से जो दूसरा डेटा है वो कितना ज्यादा यहाँ पे बच्चों क्या है, डिफर है, ये हम देखेंगे। और हमारा लॉरेंज कर्व क्या है, कर्व है जिससे कि हम समझते हैं कि डिस्पर्जन कितना हुआ है। ये है बच्चों। अब हम जानते हैं बच्चों रेंज के बारे में कि रेंज क्या है। रेंज सबसे इजी मेजरमेंट है बच्चों। अगर हम डिस्पर्जन की बात करें, सबसे इजीएस्ट मेथड जो है वो रेंज है, ठीक है। मेजर बेस्ड अपॉन द स्प्रेड ऑफ वैल्यू। ये बच्चों क्या बताता है, जो वैल्यूज कितनी स्प्रेड हो रखी है, कोई डेटा हमें दे रखा है, उस डेटा में कितनी वैल्यू स्प्रेड हो रखी है, उसके बारे में मेजरमेंट क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया। अब बच्चों रेंज इज अ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू एज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बच्चों रेंज क्या बताता है, रेंज बताता है कोई भी डेटा हमें दिया हुआ है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में उन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो लार्जेस्ट वैल्यू है और जो हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, यही बताना ही क्या है बच्चों, रेंज है। जैसे इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखें हम, सो R इक्वल टू L माइनस एस। यहाँ पे बच्चों इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। R इक्वल टू एस माइनस एल माइनस एस। एल क्या हो गया, लार्जेस्ट वैल्यू। एल क्या हो गया बच्चों हमारे लिए, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू, यहां लिख देती हूँ। लार्जेस्ट वैल्यू। एस इक्वल क्या हो गया, एस यानी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे सपोज दैट हमारे पास वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, लेट्स सपोज दैट की वैल्यू है हमारे पास 10, 20, 30, 40, 45 एंड 50। अब बच्चों ये हमारे पास क्या दे रखा है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है मैम। अब इस डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखें तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे हम कहेंगे मैम 45 हमारी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 45 की। वहीं बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है, 10 की। सो रेंज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सो R इक्वल टू L माइनस एस। जो यहाँ पे R कितना हो गया, R कितना निकलेगा, सो R निकालने के लिए हमें 45 में से लेस करना पड़ेगा कितना, यहाँ पे 10 को, हमें 10 को यहाँ पे बच्चों लेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे R कितना हो गया, अगर हम कहेंगे तो 35 हमारा R हो गया, ठीक है बच्चों। 35 क्या हो गया, R होगा। हायर वैल्यू ऑफ द रेंज इम्प्लाइड हायर डिस्पर्सन एंड वाइस वर्सा। अगर हम बात करें जो हायर वैल्यू है, अगर डिस्पर्सन की हमारी रेंज की हायर वैल्यू आ रही है, सो हम कहेंगे डिस्पर्सन बहुत ज्यादा है। अगर हम कहेंगे मैम वैल्यू कम आ रही है तो डिस्पर्जन क्या है, कम है। और आई होप सो कि आपको भी पता चल गया होगा कि डिस्पर्जन कैसे निकालना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल जो वे है बच्चों डिस्पर्जन निकालने का, वो रेंज है। आगे हम देखेंगे बच्चों, एक डेटा दे रखा है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो फॉलोइंग वैल्यू 10, 30, 40, 50 और 200, ठीक है मैम, दे रखी है। कैलकुलेट क्या करना है, रेंज को कैलकुलेट करना। What is the range if the value 200 is not present in the data set? यहाँ पे जो डेटा सेट दे रखा है बच्चों, इसमें अगर 200 नहीं हो, सो हमारा रेंज क्या होगा। If 50 is replaced by 150, what will be the range? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो निकाल लेते हैं इसको। सो यहाँ पे सबसे पहले एक सेकेंड, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, वैसे हमारे पास अगला पेज है, इसमें यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला जो है मैम क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि हमें रेंज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हम डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डेटा हम ले लेते हैं 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50 एंड 200, ठीक है 200। अब बच्चों सबसे पहला है रेंज, कैलकुलेशन ऑफ रेंज। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है मैम R इक्वल टू L माइनस एस।
आर निकालना है, हमें रेंज निकालना है किसमें से, एल माइनस एस। एल बच्चों सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है, अगर हम इस डेटा सेट में देखें तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है मैम किसकी, 200 की। ठीक है मैम, हम इसको 200 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है इस डेटा सेट में, तो हम कहेंगे 20 स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, सो 20। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 200 में से 20 को लेस करेंगे तो क्या हो गया, 180 हो गया। और 180 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे रेंज आ गया। और 180 बच्चों हमारा डिस्पर्जन आया है, यानी डिस्पर्जन क्या है, बहुत ज्यादा है वैल्यूज का। ठीक है, हम देखेंगे डिस्पर्जन क्या है, वैल्यूज जो डेटा है उनमें डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है। वहीं बच्चों दूसरा क्या कह रहा है, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है व्हाट इज द रेंज इफ द वैल्यू 200 इज नॉट प्रेजेंटेड इन द डेटा सेट। ये कह रहा है कि भाई अगर 200 डेटा सेट में प्रेजेंट नहीं हो सो हमारी क्या हो जाएगा, डेटा सेट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सेकंड वाले में अगर हम कहेंगे हमारा डेटा सेट, हमारा सेट क्या होगा यहाँ पे, ट्वेंटी 30 30 40 एंड 50। ठीक है मैम, अब हमारा नया डेटा सेट है, इसमें 200 नहीं है, हमें 200 को इंक्लूड नहीं करना है, यही कह रखा है ना, आगे कोई नंबर तो रिप्लेस करके नहीं दिया है ना। ठीक है, अब बच्चों ये है, अब बच्चों हमारा रेंज क्या हो जाएगा, सो हमारा R इक्वल टू L माइनस एस होगा। अब यहाँ पे बच्चों लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 200 चला गया तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 50 हो जाएगी। ठीक है, सो हम कहेंगे 50 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अभी भी क्या है, 20 है, 20। सो R यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 में से 20 को लेस कर दो, कितना होगा, 30 होगा। और यहाँ पे हमने अपने रेंज को कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है, यहाँ पे होगा 30। ठीक है मैम, अब मैम अगला क्या कह रहा है, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है इफ 50 इज रिप्लेस बाय 150। ठीक है, 50 को रिप्लेस करना है 150 से, बाकी सारा डेटा वही रहेगा, हमें 50 को रिप्लेस करना है 150 से। ठीक है, सो हमारा नया डेटा सेट क्या होगा, अगर हम बात करें नया सेट क्या होगा, 20 30 40 और 50 की जगह क्या आ गया, 150 और 200। ठीक है मैम, ये हो गया। सो अगर हम इसमें देखें तो हमारा रेंज, हमारा फॉर्मूला क्या लिखेगा रेंज का, L माइनस एस। लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, लार्जेस्ट वैल्यू अभी भी क्या है मैम, 200 है। ठीक है, 200 है माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, अभी भी 20 है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैम अगर हम देखें सो यहाँ पे भी रेंज कितनी आई है, 180 आई है। यहाँ पे जितनी आई थी जो हमने फर्स्ट में कैलकुलेट किया था तब और जो थर्ड में कैलकुलेट किया है, दोनों में ही रेंज क्या आई है, इक्वल आई है। यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई मैम, अगर दो जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, पहली सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और सबसे जो हायर वैल्यू है यानी जो लार्जेस्ट वैल्यू, इनमें अगर चेंज होगा तभी रेंज में क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैम इनके अलावा बीच में कोई भी डेटा है, जैसे अगर हम मान के चले यहाँ पे बच्चों 30 40 50 या 150 में अगर चेंज हो रहा है सो उससे रेंज में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर चेंज होता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू में तभी क्या होगा, रेंज में भी चेंज होगा। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमने देखा कि भले ही 50 को 150 से हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे रेंज में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पे हमने देखा बच्चों इसको क्वेश्चन करके। सो बच्चों हमने एनालाइज क्या किया, इसको देख के एडवांटेज क्या क्या हो गए अगर हम बात करें तो एडवांटेज यहाँ पे हो गए, रेंज इज अंडरस्टूड एंड यूज फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ इट इज सिंप्लिसिटी। रेंज क्या होता है बच्चों, बहुत इजीली हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है और बच्चों ये फ्रीक्वेंटली यूज भी होता है। ठीक है, जैसे हम रोज बच्चों देखते हैं, आप भी देखते होगे, आप न्यूज सुनते हो, पढ़ते हो। सो अगर हम बात करें यहाँ पे सो आप टेम्परेचर से रिलेटेड न्यूज तो पढ़ते ही होगे, जैसे कि सर्दियों में टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम का टेम्परेचर देखते हो, वहीं बच्चों गर्मियों में भी मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हो। सो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जहां आ गई बच्चों, वहां पे क्या लग गया, रेंज लग गया।
जैसे अगर हम सर्दी की बात करें सो मिनिमम टेम्परेचर 0 हो गया और मैक्सिमम टेम्परेचर 5 या 6 था। सो बच्चों एक्सट्रीम वैल्यू क्या हुई, मिनिमम और मैक्सिमम हो गया, ठीक है, टेम्परेचर को लेकर। उसी तरह शेयर मार्केट में हम सुनते हैं कि जब मार्केट स्टार्ट हुआ मॉर्निंग में सो किसी भी शेयर की वैल्यू इतनी थी और जब मार्केट बंद हुआ जो उस डे के एंड में तो शेयर की वैल्यू इतनी थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डे स्टार्ट होने से लेकर डे एंड होने तक जो शेयर की जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है उसके बीच में क्या करा है मैम, कंपेयर किया है। तो यहाँ पे देखें, वी सी द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑलमोस्ट डेली ऑन आवर टीवी स्क्रीन एंड फ्रॉम जजमेंट अबाउट द टेम्परेचर वेरिएशन इन देम, ठीक है बच्चों। तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पे किसका है, टेम्परेचर का है। हमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ से पता चलता है, कैसे पता चलता है, हम कैसे एनालाइज करते हैं, हम यहाँ पे रेंज से ही एनालाइज करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कितना डिस्पर्जन हुआ है टेम्परेचर में, ठीक है बच्चों। तो ये एडवांटेज थे। अब थोड़े लिमिटेशंस देख लेते हैं रेंज की। रेंज इज अनड्यूली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अगर हम बात करें सो रेंज बच्चों यहाँ पे इफेक्ट कैसे होती है, जब जो एक्सट्रीम वैल्यू है, जो लार्जेस्ट और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, उससे क्या होता है बच्चों, रेंज भी यहाँ पे इफेक्ट होती है। अंदर कितना भी चेंज हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, जो एक्सट्रीम में चेंज होता है उसी से चेंज यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे बच्चों इफेक्ट डालता है रेंज पे, ठीक है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द लेवल, ऑल द वैल्यू as long as the minimum and maximum value remain unaltered, any change in other value does not affect range। यहाँ पे यही चीज कही गई है बच्चों, ठीक है। ये सारी जो वैल्यू है उस पे क्या है, बेस्ड नहीं है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू एज लॉन्ग एज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रिमेन अनअल्टर्ड। यानी अगर हम बात करें जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर कांस्टेंट है और अगर अंदर जितनी जो वैल्यू दी रखी है एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में उनमें कुछ चेंजेस आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेंज में, ठीक है। अगर यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यू अगर उसमें चेंजेस होगा तभी क्या होगा, रेंज में चेंजेस होगा। एनी चेंज इन अदर वैल्यू डज नॉट इफेक्ट रेंज, ठीक है बच्चों। इट कैन नॉट बी कैलकुलेट फॉर ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और बच्चों जो हमारे ओपन एंडिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसमें ये यूज नहीं आता है। क्यों नहीं यूज आता है, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम जो वैल्यूज है वो नहीं दी होती है। ओपन एंडेड जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों उसमें जो हमारे एक्सट्रीम वैल्यू है यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो गिवन नहीं होती है, सो वहां पे रेंज का यूज नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सो ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन आर दोज इन विच एंड आइदर द लोअर लिमिट ऑफ द लोअर क्लास और द अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास और बोथ आर नॉट स्पेसिफाइड। जैसे अगर बात करें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है, जैसे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, हाँ एक सेकेंड, बिलो 40, ठीक है, 42, 50, 52, 70 एंड 70 एंड अबाउ। इस तरह की अगर हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सो मैम यहाँ पे ना तो मिनिमम दे रखा है, मिनिमम वैल्यू ना तो गिवन है, ना ही मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। सो ये जो एग्जांपल है मैम किसका है, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का है। और अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो वहां पे हम रेंज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रेंज का यूज तभी होगा जब मिनिमम वैल्यू भी हो और मैक्सिमम वैल्यू। अब जो दोनों ही नहीं हो सो मैम यहाँ पे हम ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज नहीं कर सकते। याद रखना बच्चों, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है सो उसमें रेंज का यूज नहीं होगा। अगला है मैम, हमने रेंज के बारे में समझ लिया, अब समझते हैं मैम क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ने से पहले बच्चों एक बार सोरा मीडियन की तरफ चलते हैं। मीडियन क्या बताता था? मीडियन हमने पढ़ा था, जो क्या बताता है, मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू तो बताता है मीडियन, जो पूरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें मिडल वैल्यू क्या है, यानी 50% का जो है वो कौन बताता था, मीडियन बताता था। वही बच्चों अगर क्वार्टाइल डेविएशन है, अब बच्चों 50% आ गया, कोई भी वैल्यू है जो डेटा सेट दिया हुआ है उसका हमने 50% निकाल दिया, यानी मिडल वैल्यू निकाल दी। अब उस मिडल वैल्यू से वैल्यू हायर भी होगी, वैल्यू लोअर भी होगी, ऐसा ही था भाई। हम
जो है मीडियन कैसे निकालते थे, हम मिड पॉइंट में निकालते थे, बीच में निकालते थे। जैसा कोई डेटा है, अगर हम बात करें मीडियन की, सो मैम क्या निकालते थे, हमारा मिड पॉइंट निकालते थे। जैसे कोई भी डेटा दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 और 60 का डेटा दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या निकालते थे, मीडियन निकालते थे। कैसे निकालते थे, n+1/2, ठीक है। n यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 + 1 या फिर अगर यहाँ पे मान के चलो 7, ठीक है। 7 + 1, 7 + 1 अपॉन में 2, सो यहाँ पे कितना आ गया 4, यानी 4 नंबर पे 1 2 3 4, यानी कि ये जो 40 था बच्चों, ये क्या था, मिड वैल्यू थी, ठीक है। 40 क्या था, मिड वैल्यू, जो क्या बता रहा था, यहाँ पे ये मिड वैल्यू थी। और ये बता रहा था यहाँ पे कितना, 50% बता रहा था कि टोटल जो हमारा सेट है, डेटा सेट जो वैल्यूज है, उसमें मिड वैल्यू हमारी क्या है। ये हमने मीडियन में देखा था, एवरेज कैसे निकालते हैं ये भी हमने पढ़ा था। अब बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन मीडियन जैसा ही है, जो क्या करता है, डेटा को 4 डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे मीडियन ने हमने देखा कि भाई 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डेटा। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। पहले पार्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई और दूसरे पार्ट में मैम क्या होगी, दूसरे पार्ट में हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो। जैसे 40 का अगर हम इधर देखें पहले पार्ट में, सो सारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और 40 के इधर देखें तो सारी क्या है मैम, हाईएस्ट वैल्यू। ये मीडियन में देखा था। क्वार्टाइल डेविएशन क्या करता है, जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ये 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई वैल्यूज एक दूसरे से कितनी डिफर है। सो मैम अगर हम बात करें, इफ द एंटायर डेटा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच कंटेन 25% ऑफ वैल्यू, ठीक है। अगर बच्चों, अगर हम मान के चले जो डेटा है वो 100% है, यानी जो डेटा सेट है उसको हमने 100% माना है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो पर डेटा मतलब जो हर पार्ट है वो कितना कंटेंट करेगा, 25% जो पार्ट है वो कंटेंट करेगा, ठीक है। जैसे मान के चलो यही एग्जांपल है हमारा, हमने पहले मीडियन का समझा था, अब इसको बच्चों क्वार्टाइल डेविएशन से समझते हैं। ये हमें दे रखा है, ठीक है मैम। अब बच्चों इसको निकालेंगे कैसे, या फिर अगर हम बात करें, ये जो पूरा डेटा सेट है इसको हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट यानी 25, 25, 25 एंड 25 से हमें डिवाइड करना है। सो बच्चों इसको निकालेंगे कैसे, सिंपल सा है। जो हमने यहाँ पे वैल्यू ली थी, हमने 2 से डिवाइड किया था, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे था 7 + 1/4, ठीक है। मिड पॉइंट में हमने 2 से डिवाइड किया था, क्वार्टाइल डेविएशन हमें 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हम 4 इक्वल पार्ट में डेटा को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो 8/4, सो 2, ठीक है। सेकंड हो गया ये, तो हमारा पहला पार्ट इन दोनों को कैरी करेगा। अगला पार्ट है बच्चों, अगर हम बात करें मिड पॉइंट का, यहाँ आ ही गया था हमारा, जो हमने मीन निकाला था, सॉरी मीडियन निकाला था, वो इतना आ गया, ये हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट अगर निकालेंगे तो क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैम कितना, यहाँ पे एक सेकेंड, ये 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना, यहाँ पे 6 आएगा हमारी 6 वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे 6 वैल्यू ये हो गई, और रिमेनिंग क्या हो गया, हमारा 4th पार्ट हो गया। सो बच्चों सिंपल है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या करता है, जैसे मीन डेविएशन ने डेटा सेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्वार्टाइल डेविएशन में हमें उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और हर पार्ट कितनी वैल्यू कंटेंट करेगा, 25% वैल्यू कंटेंट करेगा। गेट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल एंड मीडियम, ठीक है बच्चों। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें क्वार्टाइल मिल जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा, क्वार्टाइल वैल्यू, और मीडियन की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब देखते हैं बच्चों किस तरह से कैलकुलेट करना है अगर हमें क्वार्टाइल डेविएशन दे रखा है। सो बच्चों इसमें 2 क्या है, मेन है, पहला Q1, दूसरा Q3, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन 1 और क्वार्टाइल डेविएशन 3, उसके अलावा जो क्वार्टाइल 1 और 3 के बीच में आता है वो हमारा मीडियन हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर इस एग्जांपल में देखो, ये हमारा Q1 है,
ये हमारा मीडियन है जो हमने निकाला, और ये हमारा क्या है, Q3 है। अब बच्चों देखेंगे कैसे निकालना है, द अपर एंड अ लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल कौन सा है, जो अपर वैल्यू को दिखाता है वो है बच्चों Q3, एंड जो लोअर है बच्चों, लोअर वैल्यू को दिखाता है वो क्या हो गया, Q1 रिस्पेक्टिवली, आर यूज टू कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं इसको। और कैसे निकालते हैं हम क्वार्टाइल डेविएशन, अगर हम Q3 में से Q1 माइनस कर देंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। अगर हम Q3 माइनस Q1 करेंगे और अगर डिवाइड करेंगे 2 से, सो मैम यहाँ पे क्या आ गया, हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल, सॉरी ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, ये क्या है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। कैसे निकालेंगे, अगर हम Q3 में से Q1 को यहाँ पे क्या करेंगे मैम, माइनस कर देंगे, इस Q3 में से Q1 को माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा, हमारा इंटर क्वार्टाइल आ गया। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज बेस्ड अपॉन मिडल 50% ऑफ द वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर Q3 में से Q1 को लेस करेंगे बच्चों, हमारा क्या आ जाएगा, मिडल हो जाएगा, मिडल पॉइंट यानी हमारा मीडियन आ जाएगा। क्या आएगा, यहाँ पे हमारा मीडियन आ जाएगा। इट इज नॉट इफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू। अब हम देखेंगे बच्चों, ये जो है बच्चों हमारे एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता है। जहां हमने रेंज में देखा था वहां क्या हो रहा था, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, अगर एक्सट्रीम वैल्यू चेंज होगी तो रेंज चेंज होगा। यहाँ पे बच्चों एक्सट्रीम वैल्यू चेंज होती है, सो मे बी चेंज हो हमारा जो है क्वार्टाइल डेविएशन चेंज हो और मे बी ना हो। ठीक है, सो ये इफेक्ट नहीं करता एक्सट्रीम वैल्यू से। हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। अगर बच्चों हम इन दोनों को हाफ कर दें, जैसे अगर हम बात करें Q3 माइनस Q1 बटे 2 कर दें, तो यही क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला यही है बच्चों। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 से। सो क्या निकल गया, हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया। याद रखना बच्चों, ये इसका फॉर्मूला है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बटे 2। अगर सिर्फ Q3 माइनस Q1 करेंगे सो क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, मिडल वैल्यू आ जाएगी 50%। ये Q3 क्या बताता है, Q3 75% वैल्यू बताता है। 75% यानी ये हायर वैल्यू बताता है। Q1 क्या बताता है, 25% वैल्यू को बताता है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको बताता है। और जो हमारा Q3 माइनस Q1 है बच्चों, जो कि क्या है, हमारा इंटर क्वार्टाइल है, यानी हमारा मीडियन है। हमारा क्या है, ये मीडियन है, जो क्या बताता है, ये 50% को बताता है। ठीक है बच्चों, Q3 माइनस Q1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। 75 में से 25 को माइनस करो, 50 ही आएगा। ठीक है बच्चों, QD इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम बात करें, अच्छा इसका प्रोसेस क्या है, Q1 कैसे निकालते हैं, अगर हम बात करें, पहले तो मीडियन का याद रखना है। मीडियन कैसे निकालते हैं, सो सिंपल था मैम, n+1 करते हैं, डिवाइड 2 करते हैं तो मीडियन आ गया। अगर हम मैम n+1 को डिवाइड कर दे 2 की जगह 4 से, तो क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। Q1 इज द साइज ऑफ थर्ड वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये किसकी वैल्यू है, थर्ड वैल्यू, यानी 25 के इक्वल है। वहीं Q3 इज द साइज ऑफ 3 n+1 बटे 4 यहाँ पे वैल्यू। अगर हम कहेंगे यहाँ पे बच्चों Q3 कैसे निकालना है, जैसे n+1 निकाला अपॉन में 4। ठीक है, यहाँ पे Q1 n+1 अपॉन 4, Q3 सेम यहाँ पे क्या लेना है, हमें यही फॉर्मूला लेना है, n+1 अपॉन 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैम हमने, क्योंकि थर्ड वैल्यू हमें देखनी है। ठीक है मैम, यहाँ पे क्या देखनी है, थर्ड वैल्यू, हमें हमारे जो डेटा है उसकी थर्ड वैल्यू देखनी है। सो Q3 इज यहाँ पे ये आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सिंपल है। ये डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो सीरीज है वो चल रही है, कंटिन्यू मेथड में बात अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन इंडिविजुअल एंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज, अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज, सॉरी, एक इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज अगर दे रखी है बच्चों, तो हमारे Q1 का साइज क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे। सो सिंपल सा, अभी हमने देखा था n+1 बटे 4 वैल्यू, बट द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इट इज द साइज ऑफ n/4। वहीं अगर कंटिन्यूस सीरीज आ रही है, कंटिन्यूस सीरीज आ रही है यानी जहाँ पे क्लास इंटरवल आ जाता है 10, 20, 20, 40, 30, 40। ठीक है बच्चों, वो क्या हो गई, हमारी कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
और उसमें हमारी जो साइज है बच्चों क्या हो जाएगी, हमारी Q1 का साइज हम कैसे निकालेंगे, n अपॉन में Q1। यहां लिख देती हूँ इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज की अगर हम बात करें तो मैम यहाँ पे Q1 कैसे निकलेगा, Q1 और ये हो गया Q3। Q1 कैसे निकलेगा, सिंपल सा है n प्लस 1 अपॉन 4। Q3 कैसे निकलेगा, सिंपल सा है 3n प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है मैम। अगर मैम कंटिन्यू सीरीज है, ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज है, सो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, Q1 कैसे निकालेंगे n अपॉन 4, वही Q3 कैसे निकालेंगे n अपॉन 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। ठीक है बच्चों, यही है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे। सिमिलर द Q3 एंड द मीडियम ऑल्सो n इज यूज टू प्लेस ऑफ n प्लस 1। ठीक है, quartile deviation can generally be calculated for open-ended distribution and is not unduly affected by the extreme value। अब जो quartile deviation है बच्चों, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, सो उसको निकालना बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे quartile deviation बहुत इजी है और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये ओपन एंडेड जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसमें भी हम कर सकते हैं, और बच्चों ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसको भी इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले बच्चों याद रखना, ये सारे काम आएंगे। एक एक चीज जो अब सॉल्व करेंगे उसमें ये सारे फॉर्मूले देखेंगे। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेट हमें क्या रखा है, क्वेश्चन आ गया पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कैलकुलेट रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन दे रखा है और इसमें हमें रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। ठीक है मैम। अब बच्चों ये जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो कैसा है, यहाँ पे इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में ये दे रखा है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में ये दे रखा है, सो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, पहला इंडिविजुअल सीरीज। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कौन सी सीरीज है, किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डेटा, हमारा इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है मैम, यहाँ पे सबसे पहला हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ओके, रेंज निकालते हैं बच्चों। रेंज कैसे निकालेंगे, सो सिंपल सा मैम है मेथड हमारा, कौन सा, L माइनस एस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। अब बच्चों इस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखो L कहाँ है, L यानी लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, सो हम कहेंगे 20, 25, 29, 30, 35, 39, 41, 48, 51, 60 और 70। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है मैम, 17 है। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 20। सो बच्चों यहाँ पे 70 माइनस 20 करो, कितना आएगा, सो यहाँ पे मैम 50 आ गया, और ये 50 ही क्या है, हमारी रेंज है। 50 क्या है, रेंज है। अब बच्चों ये हमने रेंज कैलकुलेट कर ली, अब क्वार्टाइल डेविएशन में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या है मैम, अगर हम Q3 माइनस Q1 करें और उसको डिवाइड कर दे 2 से तो क्या निकल जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन निकल जाएगा। अब बच्चों इसको ऐसे करने से पहले हमें Q3 और Q1 भी तो निकालना है, सो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। सबसे पहले निकालते हैं Q1, सबसे पहले निकालेंगे बच्चों क्या, Q1 निकालेंगे। Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा है मैम, हमारा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है तो कैसे निकलेगा, n प्लस 1 अपॉन 4। अब बच्चों वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 है, प्लस 1 अपॉन 4। चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर डेटा, ये तो सीरीज वाइज डेटा यहाँ पे बच्चों क्या लगा रखा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे वैल्यूज जो है वो ऑर्डर में नहीं लगी हुई है, कोई आगे पीछे है, जैसे कि 41 यहाँ दे रखा है, 29 यहाँ दे रखा है, तो पहले हमें क्या करना है, सीरीज में एक ऑर्डिनर यहाँ पे बच्चों क्या है, सीरीज में उसको लगाना है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, एक बार हमने सीरीज में लगा दिया, उसको प्रॉपर तरीके से सीरीज में लगा दिया, जो उसके बाद ही हमें क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो Q4 निकालेंगे, सो यहाँ पे बच्चों 11 प्लस 1 अपॉन 4 करेंगे, सो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगी, थर्ड हो गई।
अब बच्चों थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू अगर हम देखें तो मैम यहाँ पे थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, सो देखते हैं 1 2 3, तो 29 हमारी क्या है यहाँ पे थर्ड वैल्यू। सो यहाँ पे 29 आ गया, 29 की जो वैल्यू है वो हमारी थर्ड वैल्यू है, तो हमने 29 लिख दिया। Q1 आ गया हमारे पास, Q3 भी निकाल लेते हैं। Q3 निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा है 3n+1/4। ठीक है मैम, n+1 11 + 1/4 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पे 3 12 ओके एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखें तो मैम इसको तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पे ये इसको ऐसे हो गया, यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 12/4। ठीक है, 3 को यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आएगा, ठीक है 36/4। सो यहाँ पे कितना आ गया 9। ठीक है, नाइन्थ वैल्यू हमारी क्या होगी, हमारी Q3 होगी। तो नाइन्थ वैल्यू कितनी है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 51 हमारा क्या है मैम, यहाँ पे नाइन्थ वैल्यू है। ठीक है 51 है, ठीक है ध्यान रखना 51 क्या है, हमारी नाइन्थ वैल्यू है। सो मैम यहाँ पे हमारा QD कितना हो जाएगा, तो 51 माइनस यहाँ पे कितना आ गया 29। अब बच्चों इसमें से इसको माइनस करो और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देख लेते हैं बच्चों सॉल्व करके कितना आएगा। सो 59 को 29 से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, पहले इसको माइनस करेंगे देन डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे 59 माइनस 29, सो 22 को डिवाइड करेंगे बच्चों यहाँ पे 2 से। सो यहाँ 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे आ गया बच्चों 11 क्या आ गया हमारा, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेती हूँ बच्चों क्या हमारा आंसर सही आया है, एक बार देख लेती हूँ मैं। सो यहाँ पे बिल्कुल सही है हमारा आंसर, 11 क्या आ गया हमारा, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। ठीक है 11 क्या आ जाएगा हमारा, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। तो हमने बच्चों यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। अब बच्चों जब इंडिविजुअल सीरीज ही पढ़ लिए तो कंटिन्यूस सीरीज में भी देख लेते हैं। सो कंटिन्यूस सीरीज में हमें बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, फॉर दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टू मार्क्स scored by a class of 40 स्टूडेंट कैलकुलेट द रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पे बच्चों हमें मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है मैम, अब यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमारा F यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 40 आ गई, N इक्वल टू 40 आ गया है अपने आप ही। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है, क्लास इंटरवल है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे फ्रीक्वेंसी को। अब बच्चों इससे हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है मैम। ठीक है मैम, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इससे हमें CF निकालना है, यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है ना, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये हमारा F है। अब बच्चों 5 + 8 13 + 16, सो यहाँ पे आ जाएगा 9 and 2 29 एंड देन 7, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36 आएगा, है ना, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 36 एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्या 40, और यहाँ पे n इक्वल टू हमारा कितना है 40 आ गया। हमारे पास n आ गया बच्चों, 40 आ गया। कंटिन्यूस सीरीज का आपका फॉर्मूला याद है ना बच्चों, हमने कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला देखा था, क्या था, अगर हमें क्या निकालना है, Q1 निकालना है, सो हमारा फॉर्मूला क्या होगा मैम, सिंपल सा n/4 होगा, यही है। सो n कितना है मैम, n है यहाँ पे हमारा 40/4 करना है। ठीक है, अपॉन 4 करा तो क्या आएगा, 10 आएगा। 10th वैल्यू देखनी है हमें, 10th वैल्यू कितनी है, देखो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखना है कि 10th कहाँ आ रहा है। 10th मैम यहाँ आ रहा है, अगर हम बात करें हमारी 10th वैल्यू यहाँ आ रही है।
अरे सॉरी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारी 10th वैल्यू है। हमारी 10th वैल्यू आ रही है। यहाँ पे हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है मैम? 13 है। ठीक है, ये हमने देख लिया। यहाँ पे ध्यान रखना है इसकी फ्रीक्वेंसी F1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, Q1 की जो फ्रीक्वेंसी वो 8 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों 13 है। ठीक है मैम। अगर हम बात करें मैम यहाँ पे Q1 को, अब बच्चों कंटिन्यूस सीरीज है तो हमें Q1 का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? सो सिंपल सा है, इसको थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा निकाल तो लिया ही है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें नीचे यहाँ पे टाइम मिल जाए, जगह मिल जाए, सॉरी 40 और यहाँ पे 10th में हमने हमारा CF लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख ली और हमने देख लिया हमारा क्लास इंटरवल कौन सा है। ठीक है मैम। अब हमें Q1 निकालना है कंटिन्यूस सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला है L प्लस N/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई I। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। L यानी लोवेस्ट क्लास इंटरवल। अब बच्चों हमारा जहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 जहां पे था, ठीक है, वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, यहाँ पे है 10। लोअर जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कितना है बच्चों, 10 है मैम। प्लस यहाँ पे N/4 करा था, कितना आया था हमारा, 10 आया था। यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली 10 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमने कर ही लिया था, 10 लिख देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आया है उसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है हमें। यानी अगर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 आया है, इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, 5 है। कितनी है, 5 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना आया, डिस्ट्रीब्यूशन 8 आया है। ठीक है मैम। और मल्टीप्लाई I कितना है, दोनों में क्लास इंटरवल कितना है बच्चों, 10 का है। ठीक है, अब बच्चों इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करो कितना आएगा। सो अगर हम बात करें मैम, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है बच्चों, 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 50 को डिवाइड कर दो 8 से और प्लस कर दो 10 से। सो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16.25। 16.25 क्या है हमारा, Q1 है। क्वार्टाइल डेविएशन हमने निकाल लिया, 16.25 है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हमने Q1 निकाला, अभी मैम हमने एक पड़ाव पार करा है। अब बारी है किसकी, Q3 की। जैसे हमने Q1 निकाला था मैम, वैसे ही क्या निकालेंगे, Q3 भी निकालेंगे। ठीक है मैम। Q3 निकालने का फॉर्मूला हमारा कितना है, यहाँ पे सिंपल ही है, जो हमने N/4 लिया था, N/4 लिया था, वो किसका था, Q1 का था। उसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से, सो क्या निकल जाएगा, Q3 निकल जाएगा। ठीक है मैम। N हमारा था 40/4 और मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। सो कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, हमने 10 तो निकाल ही लिया था, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। ठीक है 38 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों 38 जहाँ वैल्यू है तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहाँ आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगी अगर हम बात करें। सो मैम 36 में, यहाँ पे 29 तो बहुत कम हो गया, तो यहाँ पे 36 वाले में हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है मैम, Q3 की फ्रीक्वेंसी आ गई, ये हमने लिख लिया मैम, ये हमारी Q3 की है। अब मैम हमने ये देख लिया, ठीक है मैम। अब बच्चों बात करते हैं आगे। अब सेम जैसे हमने Q1 निकाला वैसे Q3 भी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, सिंपल सा फॉर्मूला मैम, L प्लस N/4 और यहाँ पे 3 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई I। यही फॉर्मूला था उसमें भी इंटरवल में, सॉरी हमारा Q1 में। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम L देखें, सो हमारा यहाँ पे मैम लोअर हमारी वैल्यु कौन सी थी, L मतलब लोअर वैल्यू, L लोअर वैल्यू कितनी है, 40। ठीक है मैम, 40 प्लस N/4 और मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना आया था, 30। कितना आया, 30। अब बच्चों CF, सो जैसे हमने प्रीवियस जो हमारा मेथड था उसमें किया था, जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 30 में, उसके जस्ट जो अपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लेनी है, तो कितनी है, 29 है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 7 है। सो मैम यहाँ पे
7 आ गया। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखनी है, इंटरवल कितना है, इंटरवल कितना है। सो यहाँ पे 40 और 60 का कितना है, 20 का इंटरवल है, ठीक है, 20 का इंटरवल है। अब बच्चों करो इसको सॉल्व, देखो क्या होता है आंसर। सो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1 हो जाएगा, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे 7 को और ऐड कर देंगे यहाँ पे 40 से। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, अगर हम देखें सो Q3 का आंसर होएगा हमारा, अगर हम बात करें इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 42.87, 42.87। एक बार आप भी करके देख लेना बच्चों, आई होप सो कि हमारा आंसर सही से मैच हो, ठीक है। 42.87 हमारा क्या हो गया, Q3 हो गया। Q3 निकाल लिया हमने, Q1 निकाल लिया। अब क्या निकाल लेते हैं, अब क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लेते हैं मैम। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा, सिंपल सा है मैम, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 कितना निकला है, Q3 निकला है मैम हमारा 42.87 माइनस Q1 कितना निकाला हमने 16.25, 16.25 अपॉन में कर देते हैं 2। सो हमारा QD यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हम देखें सो हमारा QD यहाँ पे आ जाएगा मैम 13.31, 13.31 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया है मैम, कैसे क्वार्टाइल डेविएशन को इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करना है, ये हमने निकाल लिया। आई होप सो बच्चों कि आपको भी समझ में आ गया होगा। ओके सो बच्चों आज हमने देखा कि डिस्पर्जन का मीनिंग क्या है, रेंज कैसे निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालना है। आई होप सो बच्चों कि आपको भी समझ में आया होगा। थैंक यू।